हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान कर लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड हाउस और थर्ड हाउस के कारक तत्व के बारे में जाना। अब हम कुंडली का अध्ययन कैसे करें इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए चतुर्थ भाव के बारे में जानेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव या फोर्थ हाउस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थर्ड हाउस के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा। ये लास्ट वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, तो हम पहले कुछ पार्ट थर्ड हाउस के बारे में कवर करेंगे आज, और उसके बाद हम फोर्थ हाउस को कवर करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थर्ड हाउस हमारी भुजाएं, हमारा हाथ, हैंड्स या जिसको हम आर्म कहते हैं वो हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्ड हाउस का नाइन्थ हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठता है वो अपनी सेवेंथ दृष्टि, सेवेंथ एस्पेक्ट हम बोल रहे हैं या फिर सातवीं दृष्टि डायरेक्ट नाइन्थ हाउस पर डालता है। राइट। तो इस तरह से थर्ड हाउस हमारा क्या है, वो हमारे स्वयं के प्रयास हैं, और नाइन्थ हाउस हमारा क्या होता है, भाग्य होता है। इस तरह से हम ये बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो हमारे भाग्य से कनेक्ट हो जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात थर्ड हाउस के बारे में बताऊंगा। इसको हम एज ए थर्ड हाउस की रेमेडी भी ले सकते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए, क्योंकि ये थर्ड हाउस की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जिसमें डेफिनेटली कभी भी आपको कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट होने के चांस नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी घर में यदि अशुभ ग्रह बैठे या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह उस घर के प्रति हमारे कुछ संघर्ष को बढ़ा देता है। लेकिन यदि वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो क्या करता है, उस घर के जितने भी कार्य तत्व या जितने भी रिजल्ट हैं उनको देने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यदि थर्ड हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठ गया तो वो क्या करेगा, वो हमारे लिए संघर्ष पैदा करेगा। उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है, नाइन्थ हाउस से है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हमने कई बार सुना भी होगा जनरल टर्म में कि भाग हमारा कभी साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप उसमें इनपुट डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाग हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि थर्ड हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन नाइन्थ हाउस से है। आपके एफर्ट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके भाग्य से है। तो इससे एक सीधी सीधी बात डायरेक्ट हमारे पास निकल के आती है कि यदि आपने किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो आपकी इच्छा है, यदि आपने उसको प्राप्त करने के लिए अपना 100% दिया या बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले या बहुत कठिन परिश्रम किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको वो एफर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले। क्योंकि जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ही भाग आपका साथ देगा, और फिर वो चीज़ जिसके लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं वो आपके भाग्य के भरोसे आपको मिलेगा।
तो जनरल टर्म में जो हम बोलते हैं ना, लोग पुराने लोगों से आपने, हमारे बुजुर्ग लोगों से आपने सुना होगा, या सोसाइटी में भी सभी लोग बोलते हैं कि यदि आपको किसी भी चीज़ को पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत वर्ड कहाँ से आया? वो जो थिंकिंग है वो कहाँ से आई? वो सोच हमारे इसी जन्म कुंडली के जो भी घर हैं, उनके अध्ययन के थ्रू आई है। लोगों को ये नहीं पता कि इनका कनेक्शन कैसा है, क्योंकि वो ज्योतिष नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो आपको अब पता चलेगा कि वो कनेक्शन कैसे हो रहा है। तो यदि आपने मेहनत की, आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा। थर्ड हाउस में जो भी ग्रह है वो आपके नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे। बस फ़र्क केवल इतना है कि अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह आया तो आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा वो। शुभ ग्रह आया तो शुभ ग्रह आपसे कम एफर्ट या कम मेहनत कराएगा और आपको रिजल्ट दे देगा। बस केवल जो प्रिपोजन है, आपके प्रिपोजन जो आपका रहेगा एफर्ट डालने का, वो केवल चेंज होगा। लेकिन जैसा आप एफर्ट डालोगे, भाग्य भी आपका उसी हिसाब से साथ देगा, और भाग्य के भरोसे आपको फिर वो रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो थर्ड हाउस को इस तरह से हम बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के रेमेडी की, जो कि मैंने आपको बताया, राइट। तो थर्ड हाउस क्या है? हमारे हैंड्स हैं, हमारे हाथ हैं। और जैसे कि हमने देखा कि थर्ड हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन अपने नाइन्थ हाउस मतलब हमारे भाग्य से है। तो यदि हमने अपने थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को अगर हम एक्टिवेट कर दें अपने हाथों से मीन्स अपना एफर्ट डाल के, या हम बोलें कि थर्ड हाउस को यूटिलाइज करके अगर हम उसको एक्टिवेट कर दें, तो क्या होगा कि वो हमारे भाग्य को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि वो एस्पेक्ट किस पे डालेगा? नाइन्थ हाउस पे, और वो हमारे भाग्य को एक्टिवेट कर देगा, राइट। तो यही रेमेडी हमारी थर्ड हाउस के लिए काम करती है। तो थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, उसकी दशा या अंतर्दशा आने पर यदि हम उस हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं स्वयं से, किसी भी कार्य को करने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले, जैसे अगर हम कोई कार्य करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो कार्य करने से पहले या घर से बाहर निकलते समय यदि हम उस हाउस में या थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को अपने हाथों से एक्टिवेट कर दें, तो 100% चांस है कि भाग्य आपका साथ देगा, और जिस काम को आप करना चाह रहे थे, जिसके लिए आप घर से बाहर निकले, वो आपके फेवर में होगा। या हम कहें कि ऐसा करने से आपका भाग्य ही उस काम को अंजाम देगा। जो आपका भाग्य होगा उस हिसाब से वो काम का रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक्टिवेट कैसे करें? हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक्टिवेट करेंगे अगर हम, तो भाग्य भी हमारे साथ हो जाएगा, भाग्य से वो काम हो जाएगा। लेकिन अब वो थर्ड हाउस को हम एक्टिवेट करें तो करें कैसे? थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, इसके लिए हमें उस ग्रह से रिलेटेड कार्य करना पड़ेगा, जो भी उस ग्रह से रिलेटेड कार्य हैं। और ये मैं बहुत ही आपको यहाँ पे आसान कार्य बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत डिफ़िकल्ट टास्क देने वाला हूँ, ठीक है? तो यदि आपके थर्ड हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है? सूर्य का बैठा हुआ है और सूर्य की ही या तो दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो इस केस में आप घर से बाहर निकलते समय यदि आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएँगे, तो आप अपने सूर्य को एक्टिवेट कर देंगे और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जो भी काम करेंगे, उसमें भाग्य का पूरा-पूरा हाथ होगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा हुआ थर्ड हाउस में, तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा कारक है पानी का, चंद्रमा कारक है चांदी का। तो यदि आप घर से बाहर निकलते समय 1 गिलास पानी पी के निकलेंगे, तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप अपने भाग्य को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन यदि यह पानी आप चांदी के बर्तन में पीते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप चंद्रमा को 2 तरह से उसके कार्य तत्व के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं, उस पे डबल एफर्ट आप डाल रहे हैं, तो भाग्य को भी वो उसी अकॉर्डिंग एक्टिवेट करेगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा ना हो के शुक्र हुआ, तो क्या होगा? तो जब यहाँ पे शुक्र ग्रह आपका थर्ड हाउस में बैठा होगा और शुक्र की ही अंतर्दशा या पितृंतर दशा, या हम बोलें उसकी महादशा आई हुई है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? शुक्र कारक है
सफ़ेद चीज़ों का, जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं उसका कारक है शुक्र। तो इस केस में आप दही और चीनी खाकर घर से निकल सकते हैं। वो आपके भाग्य को एक्टिवेट कर देगा। मीन्स वो आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर देगा, 3rd हाउस के साथ-साथ। यदि यहाँ पर मंगल हुआ तो क्या होगा? तो मंगल के टाइम पर और मंगल की जब दशा अंतर्दशा अगर हो, तो उस समय आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा करें और साथ ही साथ दिया जलाकर निकलें। क्योंकि जो आग है, वो मंगल का कारक तत्व है। तो यदि आप दिया जलाकर निकलेंगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा करेंगे, तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देगा 3rd हाउस पे होने पर। अच्छे रिजल्ट का मतलब मैं अच्छा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, ये थोड़ा-सा वैसा हो जाएगा क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। बस मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि यदि आप ऐसा करेंगे, आपका मंगल एक्टिवेट होगा 3rd हाउस का, जो कि आपके 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। भाग्य जो भी आप करने जा रहे हो, वो भाग्य के थ्रू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर शनि हुआ तो शनि के केस में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए प्रतिदिन और धूप बत्ती जो होती है ना उसको जलाकर निकलना चाहिए। धूप बत्ती को जलाकर निकलना चाहिए क्योंकि शनि जो है वो धूप बत्ती से प्रसन्न होते हैं और धुआं का एक समहाव कहीं ना कहीं से एक कार्य तत्व हम उनको मान सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा उपाय है 3rd हाउस के लिए अगर शनि वहाँ पर है। शनि की जैसे ही वहाँ पर महादशा अंतरदशा चल रही है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा में बोल गया, आप प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना कीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा भी वैसे शनि के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए और धूप बत्ती जलाकर निकलिए। यदि राहु हुआ तो क्या करना है आपको? राहु के केस में आपको धूप बत्ती जलाकर ही निकलना है क्योंकि राहु का ही जो कार्य तत्व होता है, धुआँ होता है, राइट? तो आप अगर धूप बत्ती जलाकर बाहर निकलेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। 9th हाउस को वो आपको एक्टिवेट कर देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर केतु हुआ, तो केतु के लिए आपको दिया जलाकर निकलना है क्योंकि केतु और मंगल ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करते हैं। दोनों की राशि जो स्वामी है दोनों को सेम ही मानते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और शनि और राहु ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं कि जो राहु काम करता है वो शनि की तरह करता है, ठीक है। यदि बुध हुआ तो आपको क्या करना है? बुध के केस में आपको, यदि बुध आपका 3rd हाउस में है प्लस बुध की महादशा या अंतर्दशा है, तो आपको विष्णु जी का ध्यान करके निकलना है। आप कौन सा मंत्र यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं ओम विष्णुवे नमः। अगर गुरु बैठा हुआ है तो इस केस में आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए या फिर आप कुछ मीठा खाकर या हल्दी से मुंह धोकर बाहर निकल जाइए। जब भी आपको बाहर निकलना है, आप हल्दी से मुंह धोकर निकल जाइए क्योंकि हल्दी जो है वो गुरु का कार्य तत्व है, पीला कलर जो है, राइट। तो हमने कौन कौन से ग्रह इसमें कवर कर लिए? हमने सूर्य कवर कर लिया, चंद्रमा कवर कर लिया, मंगल कवर कर लिया, बुध कवर कर लिया, गुरु कवर कर लिया, शुक्र कवर कर लिया, शनि, राहु और केतु, हमने 9 के 9 ग्रह कवर कर लिए। तो यदि आपके 3rd हाउस में इनमें से कोई भी ग्रह हैं, मैंने आपको इसकी बिल्कुल अचूक रेमेडी बता दी है कि आप कैसे अपने भाग्य को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। आप कैसे अपने भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेमेडी और भी है जो बहुत अच्छा कार्य करती है। वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि 3rd हाउस आपका हाथ है, राइट? तो यदि 3rd हाउस में कोई भी शुभ ग्रह है, तो उसकी दृष्टि क्या है? वो अपना 9th हाउस पे पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि भाग्य आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे, तो आप 3rd हाउस के उस शुभ ग्रह को अगर और ज़्यादा बली बना देंगे, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इस केस में क्या होगा? वो आपके भाग्य को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं अपने हाथ, जो हमने बोला है ना, क्योंकि 3rd हाउस आपका हाथ है। अपने हाथ पर उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी धातु या उससे रिलेटेड कुछ भी वस्तु पहनने से। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे यदि आपका गुरु है, तो अपने आप दाएँ हाथ की कलाई में गोल्ड पहन लीजिए, गोल्ड की चैन, ब्रेसलेट उसका जो है वो आप पहन लीजिए।
इससे क्या होगा, आपका गुरु ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जब गुरु एक्टिवेट होगा वो अपनी 7वीं दृष्टि किस पे डालेगा, वो डालेगा 9th हाउस पे, तो वो 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा जो कि भाग्य है। ठीक इसी प्रकार से यदि शुक्र हुआ, तो शुक्र के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिल्क का वाइट कलर का जो थ्रेड है ना, वो आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं कलाई में। गुरु के केस में यदि ऐसा है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड पहन पाए, तो आप गोल्डन कलर का जो है धागा या गोल्डन कलर की सिल्क की पट्टी भी राइट हैंड में पहन सकते हैं। आप हल्दी एक पीले से धागे में डाल के वो भी पहन सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, गुरु को और ज़्यादा मजबूत कर देगा, जिससे आपका भाग्य जो है वो और ज़्यादा मजबूत होकर आपका साथ देगा। चंद्रमा अगर हुआ तो क्या करेंगे हम राइट हैंड में क्या पहन लेंगे कलाई में, हम चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज़ पहन लेंगे जो कि चांदी है, चांदी की बनी कोई भी चीज़ आप पहन लीजिए राइट हैंड में। राइट हैंड की कलाई में आप पहनिए, आपको थर्ड हाउस का जो चंद्रमा है वो आप एक्टिवेट कर लोगे, और उसके थ्रू क्या होगा, आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये कब ना कब है, सबसे ज़्यादा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जब काम करेगा वो होगा दशा अंतर्दशा के टाइम पर, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए दशा और अंतर्दशा का होना बहुत ज़रूरी है। हम दशा अंतर्दशा पे अलग से लेक्चर लेंगे और इस पे पूरा उस पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि दशा अंतर्दशा ऐसी कोई पीरियड होता है, ठीक है? और उस पीरियड में जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है, वो ग्रह सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो अपने सारे रिजल्ट देता है। इसलिए बोला गया कि जब वो ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, आप उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करिए उस हाउस की मदद से, जिस हाउस में बैठा हुआ है। तो वो अच्छे रिजल्ट क्या, वो अपना और ज़्यादा रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट अच्छे या खराब कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस में केस में क्या होगा, 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, भाग्य को आपको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो थोड़ा-सा आप नोट कर सकते हैं। ये रेमेडी के टर्म के लिए है कि यदि हम कोई भी चीज़ राइट हैंड में पहनते हैं, तो वो क्या करता है, वो ग्रह की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन अगर यदि हम सेम चीज़ लेफ्ट हैंड में पहन लें, तो वो इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो यदि हमें किसी भी ग्रह को बलिष्ठ करना है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो हम उससे जुड़ी हुई चीज़ राइट हैंड में पहनें। अगर हमें उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, तो हम उसे लेफ्ट हैंड में पहनें। ठीक है? तो ये मैंने आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी रेमेडी आपको बताई है। ठीक है? अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक फोर्थ हाउस पे। तो फोर्थ हाउस हमारा क्या है? फोर्थ हाउस हमारा घर है, हमारा कंफर्ट है। इसलिए इसको हाउस ऑफ होम या हाउस ऑफ कंफर्ट भी कहते हैं। ये हमारे सुख सुविधा और लग्जरी का घर है। फोर्थ हाउस हमारी माँ को भी दर्शाता है। माँ मीन्स माता, मदर। ये हमारा नेटिव प्लेस भी है, ये हमारी होम कंट्री मातृभूमि को भी दर्शाता है। फोर्थ हाउस हमारे परिवार को भी दर्शाता है, ये हमारा परिवार भी है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगा फोर्थ हाउस में और सेकंड हाउस के परिवार में, क्योंकि सेकंड हाउस भी हमारे परिवार को, फैमिली को बताता है, और फोर्थ हाउस भी हमारी फैमिली को बताता है, राइट? लेकिन फोर्थ हाउस जो हमारी फैमिली को बताता है वो हमारी क्लोज फैमिली मेम्बर को बताता है, बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज्ड हैं। सिमिलर सेकंड हाउस भी हमारे मित्र को बताता है, फ्रेंड्स को बताता है, और फोर्थ हाउस भी बताता है। लेकिन फोर्थ हाउस में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। फोर्थ हाउस हमारे इस बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड को बताता है। ठीक है? यहाँ पर मैंने एक टर्म मैं यूज़ करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको फैमिली बोला, क्लोज फैमिली, इसको हम बोलते हैं इमीडिएट फैमिली भी। इमीडिएट फैमिली क्या होती है? इमीडिएट फैमिली वो होती है जो कि हमारे साथ हमारे ही घर में चार दीवारी में रह रहे होते हैं, उसको हम इमीडिएट फैमिली बोलते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, राइट? हमारे चाचा हो सकते हैं, हमारे कजिन्स हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ एक घर में एक साथ रह रहे हों। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो आजकल के टाइम पे होता है कि न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई हैं,
और लोग अपने घर से बाहर होकर जॉब करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाते हैं। हो पॉसिबिलिटी है कि जो पेरेंट्स रहते हैं वो गाँव में कहीं रह रहे हों, लेकिन जो बच्चे की जो जॉब है वो इस तरह की है कि उसे शहर में मूव करना पड़ गया। और वो अपनी फैमिली के साथ शहर में रह रहा है, तो उसकी फैमिली क्या होगी वहाँ पर, जिस घर में वो रह रहा है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा होगा। तो उसका पार्टनर, जो उसकी वाइफ़ है और उसके बच्चे, यही केवल इमीडिएट फैमिली का पार्ट होंगे, ना कि उसके पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स उससे दूर रह रहे हैं, उसके साथ नहीं रह रहे हैं, राइट? तो 4th हाउस की जो फैमिली होती है, वो इमीडिएट फैमिली हमारे पास होती है, जिसके साथ हम रह रहे हों। वो बाय चॉइस हो या कुछ रिलेशन के साथ हो, राइट? क्योंकि वही हमारे लिए फैमिली है उस समय। तो 4th हाउस हमारे इस तरह से उस इमीडिएट फैमिली को भी दर्शाता है। 4th हाउस हमारी प्राइवेट लाइफ है। ये हमारा घरेलू वातावरण, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है। 4th हाउस से हम अपनी भूमि, प्रॉपर्टी, अपने वाहन या व्हीकल भी देखते हैं। हमारे जो घर मकान है वो भी हम 4th हाउस से ही देखते हैं। यदि किसी के पास खेती की बहुत सारी ज़मीन है, वो भी 4th हाउस से देखी जाएगी। भूमि से रिलेटेड सारे कार्य 4th हाउस से देखे जाते हैं। कार्य में जैसे क्या है, अगर कोई खेती करता है, उसका चाहे खुद का खेत हो या ना हो, वो मज़दूरी पे किसी पे यहाँ पे खेती कर रहा है एज ए जॉब, तो वो भी 4th हाउस से ही काम करता है, 4th हाउस का। एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं वो 4th हाउस से देखी जाती हैं। भूमि के अंदर पाने जाने वाले, जो भूमि के अंदर जितने भी हमारे पास ग्राउंड, या हम बोलें कि ग्राउंड के नीचे जितने भी हमारे पास खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारे के सारे 4th हाउस से देखे जाते हैं। जिसमें पानी भी आता है हमारा, कोई भी मेटल है वो भी आता है, तेल भी आएगा, पेट्रोल भी आएगा, सब कुछ। इवन खजाना भी अगर हमने भूमि के अंदर से निकाला है तो वो भी इसी में आएगा, 4th हाउस में आएगा। तो भूमि से जुड़े हुए सारी चीज़ें 4th हाउस से ही रिलेटेड होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या होगा, 4th हाउस हमारी अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मतलब जो चल नहीं सकती। जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, मकान है, घर है, वो क्या है, अचल संपत्ति हो गए ना वो। 4th हाउस हमारी सुख सुविधा है, हमारी सुख और समृद्धि है। 4th हाउस शॉर्ट में अगर हम बोलें तो 4th हाउस हमारी मानसिक सुख भी है हमारे लिए। क्योंकि बहुत लोगों को क्या, अगर हम वैसे ही बोले, हम कितने भी परेशान हों और यदि हम अपनी माँ के साथ बैठें, माँ हमारे सर पे प्यार से हाथ फेरे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है, हमें मानसिक सुख मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो 4th हाउस क्या है, हमारा पीस ऑफ माइंड है। 4th हाउस से हम अपने बाग बगीचे देखते हैं। 4th हाउस पशुधन भी दिखाता है। पशुधन मतलब कैसा, कि जैसे दूध वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, भैंसों से या गाय से दूध निकाल कर वो बेचते हैं, तो वो पशुधन हो गया। तो वो हम 4th हाउस से देखते हैं। पुराने टाइम में 4th हाउस जो है वो राज सिंहासन भी दिखाता था। अब तो राज सिंहासन वाली बात नहीं होती है, लेकिन यदि हम मॉडर्न टर्म में उसको राज सिंहासन की बात करें तो क्या होगा, गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी पोस्ट। अगर मैं बात करूं कि पीएम जो है वो क्या हुआ, राज सिंहासन पे ही तो बैठे हुए हैं वो, राइट? तो इस तरह जो होते हैं उसको राज सिंहासन हम आज के टर्म में ले सकते हैं। 4th हाउस हमारा न्यूट्रिशन को दिखाता है। 4th हाउस रेस्टोरेंट को दिखाता है। अगर यदि कोई व्यक्ति का रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट का ओपन करना चाह रहा है, वो सब चीज़ें हम 4th हाउस से देख सकते हैं, वो हमारा रेस्टोरेंट को दिखाता है। हॉस्पिटैलिटी को भी 4th हाउस ही दिखाता है। चेस्ट, रिब्स, ब्रेस्ट, स्टमक, ये सब 4th हाउस से ही देखते हैं। इससे इसके साथ साथ 4th हाउस हमारा एक पवित्र स्थान भी दिखाता है। हैप्पीनेस, जैसे मैंने बोला, हैप्पीनेस दिखाता है। क्लोज रिलेटिव दिखाता है। हमारा कॉन्फिडेंस, कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है और हमारे क्या बिलीव्स हैं, वो भी 4th हाउस ही दिखाता है। ऑल वेल विशर, इसको हम 4th हाउस से ही देखते हैं। हमारे, जैसे मैंने बोला, कंफर्ट, वो भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। मातृभूमि, या हम बोलें स्वदेश, वो भी 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस शिक्षा को भी दिखाता है, लेकिन ये किस तरह की शिक्षा को दिखाता है,
ये दिखाता है डिग्री और उसके रिजल्ट को, कि आपके पास कौन सी डिग्री है, ये हमें फोर्थ हाउस दिखाता है। जैसे मैंने पशुधन की बात की थी, तो फोर्थ हाउस से हम पशुधन में क्या देखेंगे, हम गाय भैंस, पहले अगर थोड़ा सा हम पुराने टाइम पे जाएं, तो घोड़ा, लोग घोड़े की गाड़ियाँ चलती थी ना, घोड़ा गाड़ी, उससे लोग ट्रैवल करते थे, वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का वे था, तो उससे भी धन कमाते थे, तो हम वो भी देख सकते हैं, वो भी हमारा इसी से देखा जाता है। हाथी, हाथी को भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं कि उससे भी, वो भी कहीं ना कहीं से पहले एक धन कमाने में यूज होता था। फोर्थ हाउस हमारे चेस्ट के अपर पार्ट को दिखाता है, हमारे लंग्स को दिखाता है। जैसे हमने बोला फोर्थ हाउस माँ है, तो वो माँ से रिलेटेड सारी चीज़ों को, उनके स्वास्थ्य को भी दिखाता है, माँ कितनी कंफर्ट है उसको भी दिखाता है। फोर्थ हाउस का रिलेशन किस हाउस से है, इसके अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी माँ का नेचर किस तरह का होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ हाउस का रिलेशन सेकंड हाउस से हो गया, सॉरी, हाँ सेकंड हाउस से अगर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, आपकी माँ हो सकता है बहुत ज़्यादा, अगर सेकंड हाउस से हुआ और सेकंड हाउस आपका स्ट्रांग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है वो बहुत पैसे वाली हूँ, राइट। थर्ड हाउस से हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, थर्ड हाउस हमारा किसका है, हमने आप पहले पढ़ा है, साहस का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है आपकी माँ बहुत साहसी हो, निडर हो, उनका कम्युनिकेशन हो सकता है बहुत अच्छा हो। अच्छा डिपेंड करता है कि थर्ड हाउस की पोजीशन क्या है, राइट। तो मैं आपको केवल रिलेशन बता रहा हूँ, तो एक तरह से हम कम्युनिकेशन भी उसको देख सकते हैं कि आपका माँ का कम्युनिकेशन कैसा है। तो इस तरह से वो किस हाउस से फोर्थ हाउस का रिलेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम माँ के बारे में बहुत सी चीज़ें आपकी जान सकते हैं। अब इन कारक तत्वों को हम यूज कैसे करें, अब थोड़ा सा हम इस बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने ये कारक तत्व बताए, इनको हम यूज कैसे करें। और जैसा कि मैं अपने पुराने सारे वीडियो में बताते आ रहा हूँ, ये सारे कारक तत्व आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद भी होने चाहिए, इसलिए इनको याद करिए। यदि आप इनको नोट नहीं कर पाए हैं, या इसमें क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया है सामने, आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो मैंने कम लिखे हैं, और मैंने जो बोले हैं वो इससे भी ज़्यादा कारक तत्व बोले हैं, तो यदि आपको सारे कारक तत्व चाहिए हो, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको नोट्स बना के उसके भेज दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ हाउस क्या है, हमारा पीस ऑफ माइंड है, फोर्थ हाउस हमारा कॉन्फिडेंस है। तो यदि फोर्थ हाउस की कंडीशन अच्छी नहीं हुई, तो इस केस में क्या होगा, आप मानसिक जो है ना, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे मन से, आपको कहीं पर भी कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस भी हिल सकता है, और एज ए रिजल्ट आप बहुत अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हो सकते। तो यदि आपको अपने आसपास ऐसा कोई भी इंसान दिखता है जो कि डिसीजन मेकिंग में उस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, वो अपने कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, इसका मतलब उसका फोर्थ हाउस एफ्लेक्टेड है, उसे अपने फोर्थ हाउस को लेके काम करना पड़ेगा, तब जाके वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अच्छी हो पाएगी। फोर्थ हाउस जैसे मैंने बोला कि आपकी लग्जरी है और पीस ऑफ माइंड दोनों है, आपका सुख शांति और समृद्धि है। यदि फोर्थ हाउस आपका अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, इस केस में क्या होगा ना, आप अपने जीवन में कभी भी एक सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे, आप सुख का कभी अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, आपके पास लग्जरी होगी ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हो सकता है आप ये भी आ जाए, आपके पास कोई ऐसी कोई कुंडली आ जाए, या हो सकता है आप इस पर थोड़ा सा आर्गू भी करना चाहें, कि मैंने ऐसी भी कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पर फोर्थ हाउस में अशुभ ग्रह है, लेकिन बंदे के पास या जातक के पास बहुत सारा धन है। तो याद रखिए, मैंने आपको क्या बोला है, मन की शांति, लग्जरी, धन होना या बहुत बड़ा आदमी होना, ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मन की शांति है, या आप उस सुख सुविधा का पूरा यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, या आप बहुत खुश हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। फोर्थ हाउस यदि आपका एफ्लेक्टेड होगा, इस केस में हो सकता है आपके पास बहुत सारा धन हो, आपके पास गाड़ी हो, बहुत अच्छी नौकरी करते हो, लेकिन आपको कभी भी मन की शांति नहीं मिलेगी।
सब कुछ होते हुए भी आप उन सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाओगे, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में इतना भागा-दौड़ी होगी शायद कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप 2 मिनट सुकून से बैठ के जो आपने कमाया या आपके पास जो है, उसको आप भोग पाओ। आप उसके मज़े ले पाओ, आप बोल पाओ कि हाँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। हो सकता है वो हो ही ना आपके साथ, क्यों? क्योंकि आपका 4th हाउस सही नहीं है। तो सुख-सुविधाएँ होते हुए भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे और कई बार क्या होगा कि आपके पास सुख-सुविधाएँ होंगी ही नहीं, लग्ज़री आपके पास आएँगी ही नहीं। और यही अगर मैं इसी में एक उल्टा बोलूँ इसका, उल्टा मतलब क्या? अशुभ ग्रह की जगह यहाँ पे शुभ ग्रह आ जाएँ, 4th हाउस आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो आपको अपनी लग्ज़री सुख सुविधा के लिए कुछ एफ़र्ट ही नहीं मानना पड़ेगा। बिना एफ़र्ट के चीज़ें आपके पास आएँगी। आप सोचोगे कि हाँ, काश मेरे पास ये होता तो बहुत मज़ा आता। और वो चीज़ आपके पास खट से आ जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपके पास वो चीज़ आ गई। ये 4th हाउस की ब्यूटी है। 4th हाउस के बारे में मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताता हूँ। आपने कई बार ऐसा सुना होगा या देखा होगा जहाँ पर लोग ऐसा करते हैं कि घर में आते ही ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं या मैं बोलूँ कि घर में उनका मन ही नहीं लगता। उनको लगता है कि यार घर में आते ही पूरा मन की शांति भंग हो गई है, राइट? या आपने ये सुना होगा कि यार बाहर तो बंदा बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जो जातक है वो बंदा या बंदी बाहर तो बहुत अच्छे बिहेव करती है, पता नहीं घर में आते ही उसको क्या हो जाता है, घर में आते ही लड़ाई, मन की शांति, घर का इसने बिल्कुल सुकून ही छीन लिया है। क्यों? 4th हाउस। 4th हाउस आपका एफ़्लिक्टेड है, अशुभ ग्रह, अशुभ दृष्टि की वजह से वो ये सारी चीज़ें घर में करवा रहा है। आप जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, आपको लगता है अरे! ये तो मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में जाते ही क्या हो जाता है, आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। घर की सुख शांति बिल्कुल चली जाती है। आपको खुद अच्छा नहीं लगता है घर में, आप हमेशा आप ये सोचते हो कि मैं कब घर से बाहर भागूँ। बाहर भागने में बहुत सुकून मिलता है। ये 4th हाउस की रेमेडी भी है। आप अगर ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका 4th हाउस बहुत ज़्यादा एफ़्लिक्टेड है, तो उसको कभी भी घर के अंदर सुकून नहीं मिलेगा, मन की शांति नहीं मिलेगी, उससे बोलो आप घर से बाहर जाओ। आप घर से बाहर जितना दूर आप सेटल होंगे, उतना आप सुखी रहेंगे। जितना घर के पास आएँगे, नेटिव प्लेस पे आएँगे, आपके साथ प्रॉब्लम होंगी। तो ये एक रेमेडी की तरह भी हम काम कर सकते हैं 4th हाउस पे। अगर वो बंदा फ़ॉरेन सेटल हो जाए, बहुत बढ़िया। फ़ॉरेन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यूएस, यूके वो फ़ॉरेन का मतलब ज्योतिष में है, आप ऐसी कहीं पर भी ऐसी जगह पर चले जाएँ, जहाँ पर आपका लैंग्वेज में या कल्चर में या वेशभूषा में चेंज हो जाए। जैसे नॉर्थ वाला साउथ पहुँच जाए। साउथ में सब कुछ अलग है, उनका कल्चर, खाना-पीना सब अलग है। वो उसके लिए विदेश का काम करेगा, राइट? तो 4th हाउस एफ़्लिक्ट होने पर ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप इंसान को बोलो कि आप घर से दूर जाइए। जितना आप घर से दूर रहेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे। आपके पास जो कहते हैं ना मन की शांति, मेंटल पीस बना रहेगा। इससे साथ-साथ और क्या है 4th हाउस जो है ना, वो जल को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस केस में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका 4th हाउस जो है वो अशुभ हुआ, तो आपको जल वाले स्थान पर जाना ज़्यादा पसंद आता हो। आप वहाँ जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो। झील झील पर, नदी के किनारे आप अगर वहाँ पहुँचोगे, बहुत अच्छा लगता हो आपको। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि आपका घर ही जल के आस-पास हो, जहाँ पर जल हो, ठीक है? तो ये भी एक रेमेडी की तरह यूज़ हो सकती है कि यदि आपका 4th हाउस मैलेफ़िक प्लैनेट से घिरा हुआ है, उसमें मैलेफ़िक प्लैनेट हैं, अशुभ जो है, वो प्लैनेट उसमें हैं ग्रह, उसकी दृष्टि है, तो आप पानी वाले स्थान पर जाएँ, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। यदि आपको लग रहा है घर में आते ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप विदेश नहीं जा सकते हैं, मन आपका बहुत अशांत है, आप जाकर पानी वाली जगह पे पहुँच जाइए।
आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यदि फोर्थ हाउस आपका अच्छा हुआ, उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, आपका माँ से अपनी बहुत अच्छा रिलेशन होगा। आपकी माँ बहुत स्वस्थ रहेंगी, बहुत खुश रहेंगी। क्यों? फोर्थ हाउस क्या दिखा रहा है? आपकी माता को दिखा रहा है। और यही अगर आपका फोर्थ हाउस वो अशुभ ग्रह में आ गया, तो उस केस में आपकी माता को कष्ट भी हो सकते हैं, आप दोनों के रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। यदि हम यही बात लग्जरी को लेकर कहें, तो शुभ ग्रह बैठे होंगे, आप बहुत ज़्यादा लग्जरी में होंगे, बहुत सुख होगा आपको, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। और यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठ गया तो क्या होगा? आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो आपके पास सुख सुविधाएं हैं, आप उसको भोग ही नहीं पाओगे, और या फिर होगी नहीं। राइट? अशुभ ग्रह हैं, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इमीडिएट फैमिली में, या जो आपका घरेलू वातावरण है, डोमेस्टिक वातावरण, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती होगी, आपको हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती होगी। शुभ ग्रह होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अशुभ ग्रह होने पे हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी बना ही ना पाएँ ठीक से। आपके पास कोई अपने नाम पर मकान ना हो, घर ना हो। आपको अपने रिलेटिव के नाम पे हो सकता है, पार्टनर के नाम पे हो सकता है, लेकिन हो सकता है अपने नाम पर ना हो। आपको प्रॉब्लम्स आएँ उसमें, प्रॉपर्टीज़ में। सिमिलर वाहन में भी है। अशुभ ग्रह होंगे, आपको हो सकता है व्हीकल सूट ना करे, या आपके पास हो ना, आप सोचो लेकिन आप ले ही ना पाओ उसे। लेकिन वहीं अगर शुभ ग्रह बैठा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे, पक्का आपके पास होगा। वो आपको देगा, राइट? अशुभ ग्रह होने पे जैसे मैंने बताया, मेंटल पीस आपको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है? तो इस तरह से हम इनके अशुभ और शुभ ग्रह के हिसाब से इनको देख सकते हैं, फोर्थ हाउस के कारतत्व को। इसके अलावा बहुत भी तरीके, और भी कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किस घर से इसका रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर्थ हाउस का अगर थर्ड हाउस से रिलेशन हुआ, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपकी माता जो है काफ़ी निडर हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ थर्ड हाउस क्या है? छोटे भाई-बहन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आपकी माता का और सिबलिंग्स जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, या वो काफ़ी क्लोज़्ड हैं। ठीक है? ये उनके रिलेशन को दिखाता है, डिपेंड करता है कि थर्ड हाउस की पोज़ीशन क्या है, अच्छी या खराब है, उस हिसाब से रिलेशन अच्छे होंगे, खराब होंगे, वो होगा, लेकिन ये उनके रिलेशन को दिखाता है। सिमिलर अगर फोर्थ हाउस का जो रिलेशन है, अगर 10th हाउस से बन जाए, तो क्या होगा कि जो आपका करियर होगा, जो प्रोफ़ेशन होगा, वो उसमें कहीं न कहीं फोर्थ हाउस के कारतत्व होंगे। मीन्स हो सकता है कि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे होंगे, हो सकता है आप प्रॉपर्टी डीलर होंगे, हो सकता है आप रेस्टोरेंट चलाने वाले होंगे, आपके पास रेस्टोरेंट होंगे। हो सकता है आप पानी से रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे, राइट? तो ऐसी सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर मैं बोलूँ फोर्थ हाउस का रिलेशन सेवंथ हाउस से है, तो क्या है? फोर्थ हाउस माँ है, सेवंथ हाउस क्या है? आपका पार्टनर है। ये आपके माँ और पार्टनर के बीच के जो संबंध है, उसको भी दर्शाता है। वो अच्छा होगा, खराब होगा, दोनों हाउसों की पोजीशन पे पता चलेगा कि दोनों शुभ हैं या दोनों अशुभ हैं। लेकिन इस तरह से हम रिलेशन निकालते हैं। इस तरह से ये बहुत कारतत्व हमेशा काम आते हैं। फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस के साथ है कनेक्शन। आपकी माँ बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा वाली हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, राइट? फिफ्थ हाउस के बहुत से कारतत्व हैं, उनमें से किसी में भी हो सकती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब हम ये कवर करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि फिफ्थ हाउस के कारतत्व फोर्थ हाउस के कारतत्व मैच कर जाएंगे। आप दोनों को मिला के कुछ प्रिडिक्शन दे पाएंगे। इसलिए कारक तत्व का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको फोर्थ हाउस की एक रेमेडी और देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, फोर्थ हाउस क्या है? माँ है। तो यदि फोर्थ हाउस आपका मैलेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ है, या बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, तो इस केस में आप क्या करें कि जो भी ग्रह आपका बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, आप उसकी पूजा और अर्चना करें, उसके माँ रूप की, उस ग्रह की नहीं, उस ग्रह के माँ रूप की अगर आप पूजा करेंगे, तो ये आपको एक गति देगा जीवन में। गति का मतलब क्या है यहाँ पर? गति का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फिफ्थ हाउस आपका क्या होता है, मैं आपको थोड़ा-सा उसका वो बताता हूँ, क्योंकि हमने डेफ़िनिटली फिफ्थ हाउस अभी तक कवर नहीं किया, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन है, आपकी शिक्षा है। फिफ्थ हाउस आपका ज्ञान है, जो कि आपके लग्न से 5वाँ घर है। ट्वेल्थ हाउस क्या है? ट्वेल्थ हाउस हमारा मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है।
और 12th हाउस से अगर हम 5वां घर देखेंगे तो कौन सा होगा? 12th हाउस से अगर हम 5वां घर देखेंगे तो कौन सा होगा? ये 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 12th हाउस से 5वां घर आपका 4th हाउस हुआ। तो ये हमारे कौन से ज्ञान को दिखा रहा है? अगर मैं ज्ञान के बारे में बात करूँ, कौन से ज्ञान को दिखाएगा? क्योंकि 5th हाउस क्या है? ज्ञान है। और 12 का 5th मतलब मोक्ष। जो 12th हाउस है वो स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष है, मोक्ष का ज्ञान। तो 4th हाउस आपको मोक्ष का ज्ञान भी दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं गति। तो यदि आप स्पिरिचुअलिटी की साइड जाएंगे, 4th हाउस से रिलेटेड जो भी ग्रह है उसकी अगर माँ का आप पूजा अर्चना करेंगे तो ये आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो माँ के रूप क्या है? अगर सूर्य वहां पर बैठा हुआ है 4th हाउस में, सूर्य का माँ का रूप है गायत्री। आप गायत्री मंत्र कीजिए, आप माँ गायत्री की पूजा कीजिए, आपको 100% गति मिलेगी। चंद्रमा अगर बैठा हुआ है, माँ गौरी या पार्वती जी की पूजा कीजिए। मंगल अगर बैठा हुआ है तो आप अपनी कुल देवी की पूजा कीजिए। कुल देवी के साथ साथ आप गौरी माँ की भी पूजा कर सकते हैं, वो भी मंगल के लिए सही होता है। वैसे आपको एक बार बता दूं कि चौथे घर में मंगल का होना बहुत ही घातक एक तरह से पोजीशन होती है मंगल के लिए। मंगल की है चौथे घर में, अगर आपके चौथे घर में मंगल है तो एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है मंगल की। और मंगल की पोजीशन अगर चौथे घर में है, इतना गंदा कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है, तो आप जो मैंने बोला माँ गौरी की तो करेंगे करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा रिलीफ देगा वो देगा आपके पितरों की पूजा। आपको अपने पितरों की बहुत अच्छे से पूजा करनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, पूर्वजों का, यदि आपका 4th हाउस में मंगल है तो। यदि यहाँ पर शनि है 4th हाउस में तो क्या है? आप माँ काली की पूजा कीजिए। काली जो है शनि के माँ रूप का माँ रूप है। यदि बुध है तो आप माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। बुध खुद ही अपने आप में एजुकेशन का कारक है, और माँ सरस्वती तो ज्ञान का भंडार है, वो खुद ही ज्ञान है। बुध स्पीच है, माँ सरस्वती को भी वाणी बोलते हैं। यहाँ वाणी माँ सरस्वती ही देती हैं, बुद्धि ये उनकी कारक है, राइट। तो बुध अगर आपका है तो आप माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। अगर राहु है तो आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, कि राहु क्या करता है? राहु आपकी दुर्गति कर सकता है, माँ दुर्गा जो है वो आपको उस दुर्गति से बचाएंगी। शुक्र अगर है तो शुक्र का किसका कारक होता है? धन का। और धन का कारक, अगर धन की देवी कौन होती है? माँ लक्ष्मी। तो शुक्र अगर आपका 4th हाउस में है तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। गुरु अगर है तो आप तारा देवी माँ की पूजा करिए। केतु अगर है तो आप चामुंडा माँ की पूजा करिए। जो चामुंडा माँ है वो केतु का माँ रूप है। तो इस तरह से हमने हर एक हर एक ग्रह को कवर कर लिया। हमने सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि, राहु, केतु, 9 के 9 ग्रह अगर हमारे 4th हाउस में होते हैं तो उनका माँ रूप क्या है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए गति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, वो मैंने आपको बताया। ये आपकी 4th हाउस की एक तरह से रेमेडी भी है, ठीक है। तो 4th हाउस की हमने कौन कौन सी रेमेडी कवर की आज? 4th हाउस की हमने कवर की कि अगर हमारे पास अशुभ ग्रह हैं तो हम क्या करें? पानी के पास जाएं। दूसरा, हम उस ग्रह के माँ रूप की पूजा करें। तीसरा, हम घर से, अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाकर रहे हैं, फॉरेन जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह की हमने छोटी छोटी रेमेडी इसमें देखी अभी। 4th हाउस का और डिटेल अध्ययन हम कब करेंगे? जब हम सारे के सारे, नॉट ओनली 4th हाउस, हम सारे हाउस का एक बार अध्ययन करेंगे, फिर से करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। उससे आपको ये पता लगेगा कि हम कुंडली में प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। वो कब किया जाएगा? जब आपके सारे हाउसेस कवर हो जाएंगे और सारे के सारे ग्रह कवर हो जाएंगे,
और राशियों के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको पता मैं बता दूँगा। फिर हम एक घर के लॉर्ड को दूसरे घर में बैठाएँगे और इन सारे कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जब हम अपने प्रेडिक्शन बताएँगे या आपको ये पता लगेगा कि प्रेडिक्शन करते कैसे हैं, तब इन कारक तत्वों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और हर एक हाउस को हम फिर से डिटेल में करेंगे वहाँ पर कवर, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि 4th हाउस से रिलेटेड हम किन-किन संबंधों को देखते हैं, शारीरिक अंग और उनसे रिलेटेड कौन-कौन सी बीमारियों को देखते हैं या कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस को देखते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से इनका गो थ्रू जल्दी से करा देता हूँ कि 4th हाउस हमारी माता है, हमारे क्लोज़ रिलेटिव हैं और क्लोज़ फ्रेंड हैं। ये हमारी इमीडिएट फैमिली भी है, ठीक है? 4th हाउस को अगर हम शरीर से बात करें तो 4th हाउस क्या है? हमारा चेस्ट है, ब्रेस्ट है, लंग्स हैं, रिब्स है, स्टमक है और हार्ट भी है। हृदय जो है वो 4th हाउस है। अगर हम प्रोफ़ेशन की बात करें तो प्रोफ़ेशन से कौन-कौन से प्रोफ़ेशन निकल के आ रहे हैं? जैसे हमने बोला 4th हाउस क्या है? भूमि है, प्रॉपर्टी है। तो 4th हाउस से क्या निकल के आ रहा है? फार्मर्स निकल के आएँगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी ऑक्यूपेशन अगर आप कर रहे हैं वो 4th हाउस से निकल के आएगा। प्रॉपर्टी डीलर्स 4th हाउस से आएँगे, ठीक है? रियल एस्टेट के जितने भी एजेंट हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी काम है 4th हाउस, वो आपका प्रोफ़ेशन बन सकता है। न्यूट्रिशियन 4th हाउस, रेस्टोरेंट ओनर जो भी है 4th हाउस से आएगा वो। ठीक है? तो ये सारे प्रोफ़ेशंस को हम 4th हाउस से देख सकते हैं। ओके जी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊँगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन-कौन सी घटनाएँ हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया